को रीड करने के लिए दिया था, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्या दिया था? हाँ, सारे पॉइंट्स। मैं सारे पॉइंट पढ़ा दूं क्या एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग के? किसमें? मैंने बोला था थर्ड वाला पॉइंट नहीं पढ़ना है, ये अभी ब्रेक इवन पॉइंट मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा उसके बाद समझ आएगा, यही बोला था मैंने। चलिए, एडवांटेजेस में एक बार रीड कर रहा हूं, ठीक है क्या? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, जो पीवी रेशियो तुमने पढ़ा है। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप डेटा वांटेड फॉर प्रॉफिट प्लानिंग पर्पस इज रेडिली ऑब्टेन, बड़ी आसानी से हमको प्रॉफिट वगैरह का डेटा मिल जाता है फ्रॉम द रेगुलर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। हेंस मैनेजमेंट डज नॉट हैव टू वर्क विद टू सेपरेट सेट्स ऑफ डेटा टू रिलेट वन टू द अदर। मतलब क्या है, हमने अभी पीवी रेशियो पढ़ा, हम अचानक से कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट निकाल ले रहे थे ना, कैलकुलेशन करी थी। तो जब हम ये मार्जिनल कॉस्टिंग करने लग जाते हैं तो हमको प्रॉफिट वगैरह के डेटा क्या होते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। हमको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के लिए अलग अलग नहीं जूझना पड़ता, एक साथ में हमको पूरे एनालिसिस मिल जाते हैं। द प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम बिल्डिंग और रिड्यूसिंग इन्वेंट्री। ये वाला पॉइंट अभी 2 मिनट के लिए छोड़ो, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। Manufacturing cost and income statement is in the direct cost from the following management thinking more closely than does the absorption costing। चलो बता ही देता हूं क्या होता है। तुमने एक चीज पढ़ी थी कॉस्ट शीट, तुमने एक चीज क्या पढ़ी थी? कॉस्ट शीट में अपन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट लिखते थे, याद आ रहा है क्या? फिर क्या लिखते थे? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट आती थी, याद है क्या? फिर एडमिन ओवरहेड लिखते थे, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखते थे, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आती थी, फिर प्रॉफिट करके सेल्स निकाल लेते थे। ये तुमने सीखा था। मैंने बताया था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा क्या होंगे? वेरिएबल कॉस्ट। क्या होंगे? वेरिएबल। तो बताओ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या होंगे? वेरिएबल, फिक्स, या दोनों में से कोई भी हो सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है। एडमिन ओवरहेड भी वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स भी। तो बोलने का मतलब ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्राइम कॉस्ट हमेशा क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या है? वेरिएबल, फिक्स, या दोनों का मिक्सचर। तो आपने जब कॉस्ट शीट बनाई तो आपने लिखा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिर लिखा एडमिन ओवरहेड, फिर लिखा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या आपने फिक्स और वेरिएबल में कोई बाइफर्केशन किया? क्या बात समझ में आ रही है? ये जो मेथड है, यहां पे हम फिक्स्ड और वेरिएबल बाइफर्केशन नहीं करते, इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तुम्हारे कोर्स में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है इसकी, पर मैं तुमको पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैसे होती है। बस अभी इतना समझो कि ये जो मेथड है ये कौन सा है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसका ऑपोजिट मेथड है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर एक लाइन में सीधे सीधे बात करूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो कॉस्ट है उसको वेरिएबल और फिक्स में बाइफरकेट करता है। किसमें? हमने पढ़ा ना मार्जिनल कॉस्टिंग में वो किसमें बाइफरकेट करता है? वेरिएबल और वेरिएबल को वो प्रोडक्ट कॉस्ट मानता है। वेरिएबल को क्या मानता है? प्रोडक्ट कॉस्ट, कि एक यूनिट पे वेरिएबल लगता है। और फिक्स्ड को वो क्या मानता है? पीरियड कॉस्ट मानता है। क्या मानता है? क्या मानता है? पीरियड कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट को वो क्या मानता है बेटा? पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट मतलब एक साल में इतनी लगी, मतलब रेंट एक साल में इतना लगेगा। अब मैं 1 यूनिट बनाऊं, 2 यूनिट बनाऊं, 10 बनाऊं, 20 बनाऊं, सैलरी एक बार में 50,000 लगेगी। मैं 1 बनाऊं, 2 बनाऊं, 20 बनाऊं, 50 बनाऊं, वो कभी भी फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट नहीं लेके जाता। वो फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट नहीं लेके जाता। वो पूरे साल भर का कंट्रीब्यूशन निकालता है, उससे एक बार में क्या माइनस कर देता है? फिक्स कॉस्ट। नहीं आई क्या? आई बात समझ में? तो यहां पे फिक्स कॉस्ट को क्या माना गया? पीरियड कॉस्ट। क्या माना गया? जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने क्या किया? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो तुमने कॉस्ट शीट पढ़ी उसने क्या किया? उसने फिक्स और वेरिएबल में बाइफरकेट नहीं किया। उसने फिक्स और वेरिएबल बाइफरकेट नहीं किया। उसने वेरिएबल कॉस्ट को भी और फिक्स कॉस्ट को भी, वो सारी कॉस्ट को क्या मानता है? प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या मानता है? प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट मानता है मतलब वो रेंट को भी पर यूनिट लेके जाता है, सैलरी को भी पर यूनिट लेके जाता है, हर चीज उगाए में लेके जाता है पर यूनिट। नहीं आ रही बात समझ में? तो एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग, एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दूसरी होती है मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स और वेरिएबल बाइफरकेशन
नहीं करता। मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड और वेरिएबल बाइफरकेशन करता है। जब वो बाइफरकेशन करता है फिक्स्ड और वेरिएबल मार्जिनल, तो वो फिक्स कॉस्ट को क्या मानता है? पीरियड कॉस्ट। क्या मानता है? पीरियड कॉस्ट। पर यूनिट में चार्ज नहीं करता, ओवरऑल पीरियड में चार्ज करता। नहीं समझे हो कि समझ गए हो? हेलो बोलो बेटा। चलो अब क्या अगला? अब अपन रीड करेंगे तो समझ में आएगा, पर मैं चाहता हूं एक बार ये लिख लो कहीं पे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स और वेरिएबल बाइफरकेट नहीं करता, मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स और वेरिएबल बाइफरकेट करता है। फिक्स कॉस्ट इज पीरियड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। अब मैंने ये ओवरव्यू दे दिया ना, अब जो पॉइंट्स है वो तुमको समझ में आएंगे। आया समझ में? हेलो बेटा, बोलू बेटा। अब रीड करते हैं अपन, जो सेकंड पॉइंट छोड़ा था वो भी रीड करते हैं, सारे रीड करते हैं। चले आ जाओ, क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट? The profit for a period is not affected by changes in absorption of fixed expenses resulting from building or reducing inventory. Other things remaining equal, profit move in the same direction as sales when direct costing is यूज। मतलब उनका कहना है कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो प्रॉब्लम होती थी, फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना, फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट पे एब्जॉर्ब करना, तो वो प्रॉब्लम अब यहाँ पे नहीं होती। आप ज्यादा यूनिट बेचोगे आपका ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, कम यूनिट बेचोगे कम प्रॉफिट दिखेगा। फिक्स कॉस्ट उतनी ही दिखेगी जितनी लगी है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में उतनी दिखती थी जितनी एब्जॉर्ब हुई है। क्या बात समझ में? इसकी बहुत डिटेलिंग समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी अपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को इन डेप्थ नहीं पढ़ा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी एक बार रीड करो, शायद अब थोड़ा सा पल्ले पड़ेगा। एक बार सेकंड पॉइंट रीड करो। सेकंड पॉइंट पढ़ना है। Profits move in the same direction as sales when direct costing is in use. Direct costing मतलब marginal costing। समझे क्या कि नहीं समझे? समझ गए? अगला देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड इनकम स्टेटमेंट इन द डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट फॉर्म फॉलो मैनेजमेंट थिंकिंग मोर क्लोजली देन डज द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मतलब मैनेजमेंट जो चाहता है वो उसको ज्यादा अच्छा कहां पे मिलता है? मार्जिनल कॉस्टिंग में या डायरेक्ट कॉस्टिंग में, एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। फॉर दिस रीजन मैनेजमेंट फाइंड्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज द डायरेक्ट कॉस्ट रिपोर्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जहां जहां आ रहा है मतलब मार्जिनल कॉस्ट है। नहीं आ रही क्या? आ रही बात समझ में? नहीं आई? ठीक है क्या? द इम्पैक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑन प्रॉफिट, द इम्पैक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑन प्रॉफिट is emphasized because the total amount of such cost for the period appears in the income statement. The impact of fixed cost on profit is emphasized. डायरेक्टली फर्क समझ में आता है कि फिक्स कॉस्ट का प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ा। आपने कंट्रीब्यूशन निकाला, एक बार में पूरी फिक्स कॉस्ट क्या कर दी? माइनस कर दी। तो ये क्या करता है? फिक्स कॉस्ट में ज्यादा एम्फोसिस देता है कि डायरेक्टली आपको दिखाता है कि फिक्स कॉस्ट के कारण आपका कितना प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है। नहीं आई क्या? बात समझ में? अच्छा, फोर्थ आ गई। ठीक है क्या? एक बार फोर्थ रीड कर लो, थर्ड आखिरी में फिर से बता दूंगा।
हाँ, अगला पढ़े, पांचवा, मार्जिनल इनकम फिगर्स फैसिलिटेट रिलेटिव अप्रेजल। अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन, ग्रोथ नहीं समझना, ठीक है ना। मार्जिनल इनकम फिगर्स फैसिलिटेट, मार्जिनल इनकम यानी जो मार्जिनल कॉस्टिंग का सिस्टम है वो मदद करता है रिलेटिव इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, territories, classes of customers and other segments of the business without having the results obscured by allocation of joint fixed cost। joint fixed cost को यहां वहां बांटना नहीं पड़ता इसमें, जिस कारण से क्या होता है कि ज्यादा बेटर कंपैरिजन हो पाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स का, अलग अलग टेरिटरीज, अलग अलग कस्टमर्स का। नहीं आ रही क्या आ रही बात समझ में? फिर से बोल रहा हूं, कोई जॉइंट फिक्स कॉस्ट है यानी हर सेगमेंट की अलग अलग लग रही है। अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता तो क्या करता, उस फिक्स कॉस्ट को क्या करता, सब में अलग अलग बांटता किसी न किसी बेसिस में लेके। सुन रहे हो, क्या करता, अलग अलग बेसिस में बांटता, और फिर सब अलग अलग वेंचर्स के क्या आते, प्रॉफिट आते। तो जब प्रॉफिट कंपेयर करने जाता तो कोई क्या बोलता कि हमारा प्रॉफिट कम इसलिए आया है क्योंकि हम पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा चार्ज हुई, जबकि फिक्स कॉस्ट लगती तो उसकी ज्यादा है, क्योंकि जॉइंट फिक्स कॉस्ट है ना। जैसे तुमको साधारण सा एग्जांपल देता हूं, मैं अपने पूरे बैचेस का प्रॉफिटेबिलिटी निकाल रहा हूं, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस डबलईटी, सीएस प्रोफेशनल, 12th 11th, सीए फाउंडेशन, सारी चीजों की निकाल रहा हूं अगर मैं। तो जब मैं सबकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालने बैठा हूं, एक कॉमन फिक्स कॉस्ट है जिसको हम बोलते हैं रेंट। क्या है? रेंट। अब मैंने रेंट को क्या कर दिया, सब में बांटा और फिर सबका प्रॉफिट निकाला। क्या बात समझ में आ रही है? तो 12th बैच का जो मैनेजर है वो क्या बोल रहा है, भैया मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, 12th बैच तो लगता ही 2 घंटे के लिए, सीएस वाले बच्चे सुबह से आके दोपहर तक बैठे रहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आप रेंट दोनों में बराबर बराबर कैसे बांट सकते हो? बात समझ में आ रही है? तो अब सीएस वाला क्या बोल रहा है कि भैया लेकिन तुम्हारे तो इतने सारे बच्चे आते हैं, तुम तो बड़ा वाला हॉल यूज करते हो, हम तो छोटी क्लासरूम यूज कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों रेंट ज्यादा दें? बात समझ में आ रही है? तो जब मैं फिक्स कॉस्ट को एलोकेट कर रहा हूं, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है, जब मैं फिक्स कॉस्ट को एलोकेट कर रहा हूं तो क्या है, प्रॉपर कंपैरिजन नहीं हो पा रही है। पर जब मैं इसमें क्या करता हूं, कंट्रीब्यूशन निकाल लेता हूं सबकी, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जोड़ देता हूं और पूरा फिक्स कॉस्ट माइनस कर देता हूं, ओवरऑल एक प्रॉफिट निकाल देता हूं। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो किसको कंपेयर करूंगा, कंट्रीब्यूशन को। कंट्रीब्यूशन में तो कुछ एलोकेशन हुआ ही नहीं है, तो साफ साफ दिखेगा क्या बात समझ में नहीं, बेटर इवैल्यूएशन हो पाएगा प्रोडक्ट्स का, कस्टमर्स का, टेरिटरीज का, किसी भी चीज का, क्योंकि यहां पे जॉइंट फिक्स कॉस्ट को बांटा नहीं जाता है। एक लाइन में समझाऊं तो, हाँ या ना फटाफट बोलो। अब रीड करो वाला पॉइंट। Marginal income figures facilitate relative appraisal of products, territories, classes of customers, and other segments of the business without having the result obscured by the allocation यानी कि बंटवारा of joint fixed cost। नहीं ना समझे? जो बीच में वो आड़े नहीं आएगा, दिक्कत नहीं पहुंचेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग लाइज विथ सच इफेक्टिव प्लान्स फॉर कॉस्ट कंट्रोल एज स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबल बजट। जो फ्लेक्सिबल बजट जब हम बनाते थे, अभी बनाना सीखा तुमने, हम वहां पे फिक्स वेरिएबल का बाइफरकेशन करते थे ना, फिक्स वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। हाँ, तो वो हम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्टिंग की हुई है। तो ज्यादा अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करते हो तो आपको आसान पड़ता है बजट बनाना, स्टैंडर्ड सेट करना, उसको कंपेयर करना, ये कंपेरेटिवली क्या पड़ जाता है, इजी। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। छठवां पॉइंट भी रीड करो, सातवां खुद से रीड करोगे, आठवां भी रीड कर लोगे। आठवां शायद मतलब बस आठवां बस ये बोल रहा है कि जो ब्रेक इवन है, अभी अपन सीखेंगे कैलकुलेट करना, वो मार्जिनल कॉस्टिंग में ही निकल के आता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नहीं निकल के आता। सारे पॉइंट रीड करो, फिर मैं एक चीज बताऊंगा। रीड करता हूं एक बार। मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं, सही बताया उसने। Marginal costing furnishes a better and more logical basis for the fixation of sales price। ये तो बहुत सिंपल बात हो गई, सेल्स प्राइस सेट करने का ज्यादा लॉजिकल तरीका है। As well as tendering for contracts when business is dull। अब बिजनेस चल रहा है मद्दा और एक कोई कॉन्ट्रैक्ट आया मेरे पास, तो मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ये पता करने में मदद करता है मार्जिनल कॉस्टिंग। कैसे मदद करता है, सुनना ध्यान से। अब मान के चलो मेरा बिजनेस मद्दा चल रहा है, ठीक है क्या। अब मैं कोई एक प्रोडक्ट बनाता हूं, ये प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट है 80 रुपए, कितनी है। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसमें फिक्स कॉस्ट भी डल जाती है, बोलो हाँ या नहीं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या डल जाती है, फिक्स कॉस्ट भी डल जाती है, तो ये पड़ जाता है 120 रुपए। कितने का, 120 रुपए। बात समझ में? मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्टर आया और आके बोल रहा है हम 110 में 1 लाख यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, बताओ बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा? बिल्कुल नहीं बेचूंगा। लेकिन अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग हिसाब करता हूँ तो बेचूंगा, क्योंकि ये बनने का कितना पैसा लग रहा है, 80।
120 रुपए तो कब लग रहा है, जब इसमें फिक्स कॉस्ट भी डल रही है भाई, और फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी लगी रही थी। ये तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया है। नहीं आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20 बच्चे आते हैं बाहर कहीं से, दूसरे शहर से पढ़ने, और बोलते हैं भैया मेरे को एक फलानी चीज पढ़ा दो, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाना है। और मेरे से बोलते हैं भैया फलानी टॉपिक पढ़ाने का हम ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे, हम लोग गरीब लोग हैं, हमसे 500 रुपए पर बच्चा या 1000 रुपए पर बच्चा देंगे। मैं अगर ये सोचूं कि मेरा रेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिजली की बिल निकलेगी निकलेगी, तो मैं मना कर दूंगा, 1000 रुपए में कौन पढ़ाता भाई, नहीं पढ़ाना, रहने दो। लेकिन अगर मैं ये सोचूं मेरा रेंट, बिजली बिल, फिक्स कॉस्ट ये तो वैसे ही लग रहा है, ये तो बाकी बैचेस में चल ही रहा है, उससे रिकवर हो ही रहा है, तो इनको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कोई नया किराया देना पड़ रहा है क्या? तो ये जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसके तो कुछ एक्स्ट्रा मेरा जा नहीं रहा, सिर्फ क्या लग रही है, वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट अगर मेरी 1000 रुपए से कम है तो मैं क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा कि आ जाओ भाई, मेरी जेब से कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी जा रहा है। नहीं आई कि आई बात समझ में? पक्का। जैसे मैं तुमको एकदम लाइव एग्जांपल देता हूं, हमने 10th चालू किया, अब 10th में हम नहीं पढ़ाते, 10th में ज्यादा बच्चे भी नहीं है, अभी नया नया चालू किया है, क्योंकि क्या बात समझ आ रही है? तो कोई आके देखेगा तो बोलेगा, या कोई नया कोचिंग वाला आके देखेगा तो आके क्या बोलेगा कि भैया 10th में आपने एसी भी लगा रखा है, आईपैड भी दे रखा है फैकल्टी को, प्रोजेक्टर भी लगा रखा है, और फीस इतनी कम हो, 5 बच्चे बैठे सिर्फ, आप कैसे रिकवर कर रहे हो? आप तो नुकसान में चला रहे हो। हाँ बिल्कुल नुकसान में चला रहे हो, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि भैया ये एसी, ये प्रोजेक्टर, ये लैपटॉप, ये जो भी है, क्या हमने स्पेसिफिकली 10th के लिए लगाया है क्या? नहीं, ये तो सब लगा ही हुआ था। अब अगर 10th का बच्चा आके सस्ते में पढ़ के जा रहा है तो हमारा एक नया बिजनेस खड़ा हो रहा है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, कवर। जो फैकल्टी पढ़ाने वाला है उसको पैसा मिल जा रहा है, भले हमारे जेब में कुछ नहीं जा रहा। फिक्स कॉस्ट तो हम, अगर मैं 10th बंद कर दूं तो क्या मेरे को एक कमरे का किराया कम लगेगा क्या? वो तो मेरी फिक्स कॉस्ट जा ही रही है। बात समझ में आ रही? तो मार्जिनल कॉस्टिंग के नजरिए से देखा तो वो 10th के प्रोजेक्ट को क्या कर लिया, एक्सेप्ट। और अगर टोटल कॉस्ट की नजर से देखता है तो उस प्रोजेक्ट को क्या कर देता, रिजेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पे मैंने सिर्फ क्या देखा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर करने की सोची। और इससे अच्छी बात क्या है, कोई भी नया कॉम्पिटिटर 10th में आके हमको टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जब करने जाएगा ये पूरा सेटअप तो वो सिर्फ 10th के लिए करेगा, इतना वो बेयर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रॉफिटेबल तो है ही नहीं ना इतना कर पाना। नहीं आई कि आई बात समझ में? तो ये होता है मार्जिनल कॉस्टिंग की दम पे आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को देख के कई बार डिसीजन ले पाते हो कि आपको एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना है कि, खासकर जब बिजनेस क्या है, डल है। हाँ या ना फटाफट बोलो। ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। हाँ या ना फटाफट बोलो। पक्का? अब कौन सा पॉइंट है इसके बाद? सेकंड पॉइंट जो नहीं आया समझे, थर्ड नहीं आया था। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड इनकम स्टेटमेंट in the direct cost या marginal costing form follow management's thinking more closely than does the absorption costing। मैनेजमेंट जैसे सोचता है, उसको जो इनपुट्स या आउटपुट्स चाहिए अपनी अकाउंटिंग से, वो ज्यादा बेटर कौन दे पाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मुझे जो फाइंडिंग चाहिए एज ए मैनेजर, जो मुझे डिसीजन, जो डेटा चाहिए डिसीजन लेने के लिए, वो मुझे ज्यादा बेटर वेरिएबल फिक्स को बाइफरकेट करके कौन दे पाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग। इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग हमको क्या लगता है, बेटर लगता है मैनेजमेंट्स को भी, क्योंकि वो डिसीजन लेने में मदद करता है। आई कि अब रीड करते क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड इनकम स्टेटमेंट is in the direct cost in a marginal cost form follow management's thinking more closely than does the absorption cost form for their statement. For this reason management finds it easier to understand and use marginal cost report। direct cost report को मैंने बोला marginal cost reports। नहीं आया कि आया, एक बार रीड कर लो। पढ़ लिया? अब मेरी बात समझोगे यहाँ पे? देखो मैंने यहाँ पे मैं एक तरीका फॉलो करता हूँ तुम्हारे साथ, जो तुम कभी नोटिस नहीं करते हो। अगर वो तुम नोटिस करोगे तुमको अपनी पढ़ाई में भी हेल्प मिलेगी। क्या? जब पहले मैं कोई एक पॉइंट समझाता हूँ, तुम बोलते हो नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ, और तुम फिर बोलते हो फिर से नहीं समझ में आया, तो मैं बोलता हूँ अभी छोड़ दो, पहले नीचे का पूरा पढ़ लो, और फिर आखिरी में आके फिर से वही समझाता हूँ, तो समझ में आ जाता है। क्योंकि जब हम एक टॉपिक को 2 बार रीड करने के बाद भी समझ नहीं आया ना, तो हम उस पॉइंट से कहीं ना कहीं थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं। क्या समझ में आ रही है? और फिर वो फ्रस्ट्रेटेड माइंड से अगर हम उसको फिर से पढ़ते हैं ना, तो और नहीं आता, और हमारा दिमाग और खराब हो जाता है। उसके बाद हमको आगे पॉइंट भी नहीं आते, क्या नहीं रहा है, क्या है। तो कोशिश क्या करो, पहली बार रीड करो, समझने का ट्राई करो, नहीं आया दूसरी बार रीड करो,
नहीं आया एक बार और रीड करो, नहीं आया सर्कल मारो, आगे बढ़ो। सब पढ़ के आने के बाद नीचे की हो सकता है अंडरस्टैंडिंग आगे वाले पढ़ने को, अब तुम जो नीचे के पॉइंट पढ़ के उससे अंडरस्टैंडिंग मिली ना, तो ऊपर वाला पॉइंट पढ़ने में फिर आसानी हो गई, फिर तुम जब पढ़ के आए फिर तुम ऊपर वाला पढ़ोगे, तुम्हें शायद ज्यादा अच्छे से रिलेट हो पाए। तो हमेशा ये याद कर रखना, पढ़ते समय अगर किसी पॉइंट में फंस रहे हो तो उसको अपना जीवन जान मत बना दो कि यही मेरा जीवन है, ये लाइन समझ नहीं आई तो मैं फेल ही हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, उस लाइन की उतनी इज्जत नहीं जितनी हम उसको दे रहे हैं। स्टार मार्क करो, आगे बढ़ो, अगली लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, आठवीं लाइन, 10वीं लाइन, फिर पढ़ के आने के बाद मेजोरिटी पॉइंट समझ में आ गया ना, फिर ऊपर से ट्राई करो, देखना समझ में आएगा। और फिर भी ना आए तो मार्क करो, टीचर से आके पूछो क्या समझ आ रही है। क्योंकि हम फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में फिर क्या कर रहे होता है, पूरा पैराग्राफ छोड़ देते हैं, दूसरा नहीं आया, तीसरा भी नहीं आया, तो तब चौथा क्या ही आएगा, जब 2 और 3 नहीं आ रहा तो भैया कुछ ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता, एक बार गो थ्रू पूरे करो। कई बार क्या होता है बुक में सीक्वेंसिंग भी गड़बड़ होती है कि दूसरा तीसरा पॉइंट रिलेट करवा होता है 5वें 6वें पॉइंट से, तो पहले 6 पॉइंट पढ़ लो, हो सकता है 5वें 6वें पॉइंट से जो नॉलेज मिले वो दूसरे तीसरे पॉइंट को समझने में काम आए। तो ये टेक्निक फॉलो करोगे ना कभी भी आगे चल के पढ़ाई में भी, तो तुम्हें बेटर हेल्प मिलेगी इससे। चलो नहीं आया, हाँ पॉइंट नंबर बोलो। Marginal costing lies within such effective plans for cost control, standard cost and flexible budget। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में के थ्रू हम कॉस्ट कंट्रोल करना आसान है, क्या बात समझ में आ रही है, बजट बनाना आसान है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना आसान है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी एक तरीका होता है उसको सेट करना आसान है। कुल मिला के पता क्या है, 2 मेथड्स हैं, एक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक है मार्जिनल कॉस्ट। वो बोल रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग और बहुत सारे टूल्स अलग अलग होते हैं, बजट बनाना, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करना, ठीक है, और ये सारी का कॉस्ट कंट्रोल करना। तो इनका कहना है मार्जिनल कॉस्टिंग ये सारे काम बेहतर कर लेता है एज कंपेयर टू व्हाट बेटा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हाँ या ना फटाफट बोलो। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि ये पढ़ने के बाद ना मार्जिनल कॉस्टिंग एकदम हीरो लग रहा होगा और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एकदम विलन लग रहा होगा, बोले करना ही क्यों है ये सब, क्योंकि दुनिया की आदत है जब एडवांटेज बताते तो इतने बताते जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अभी डिसएडवांटेज बताऊंगा तो लगेगा बाप रे इससे घटिया कुछ नहीं है, ये है ही क्यों दुनिया में, क्या बात समझ में आ रही है। देखो इतने सारे डिसएडवांटेज लिखे हैं, एक तो नहीं आई बात समझ में, तो इसीलिए ऐसा मत सोचना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अपने फायदे हैं, इसके अपने फायदे नुकसान है। चलेगा क्या, मैं लिमिटेशंस अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़े से प्रैक्टिकल्स करा रहा हूँ, फिर लिमिटेशंस में आऊंगा बाद में, चलेगा क्या अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल पढ़ा लूं फिर, रुक जाओ आ जाओ। चलो आओ, अपन कुछ कुछ याद है, मैं एक क्वेश्चन दूं, पहले मुझे एक बार मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने जो जो पढ़ाया था पूरा बोल देता हूं एक बार, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था पीवी रेशियो, सबसे पहले हमने पढ़ी थी इक्वेशन, क्या पढ़ी थी बेटा, इक्वेशन। इक्वेशन क्या बोलती मुझे बताओ, हेलो हेलो, हाँ इक्वेशन बोलती है बेटा सेल्स माइनस वेरिएबल, जीवन में कोई दुख। इसके बाद अगली चीज क्या होती है तुम्हारी, पीवी रेशियो, क्या होता है, क्वांट्री अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है क्या, ये पीवी रेशियो हो गया, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं अगर सेल्स निकालना तो कैसे निकालोगे मेनली, पीवी रेशियो तो परसेंटेज में ही है ना, इसलिए 100 में। अच्छा ये फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला या लॉजिक दोनों चीजें, इसका लॉजिक ही पता है आपको कि अगर कंट्रीब्यूशन है 20,000, कंट्रीब्यूशन क्या है 20,000 और पीवी रेशियो है 20%, तो 20,000 किसके बराबर है 20% के, तो 100% कितना, इसलिए 20,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो सेल्स आ जाती है। बोलो हाँ नहीं, ये आने वाले हर कॉन्सेप्ट में यूज होगा, इसलिए मैं इसके आगे चांद सितारे बना दे रहा हूँ, ठीक है क्या। समझ गए। और फिर तीसरा क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो, बात समझ में आ गए। यही आधार है पूरे जीवन का, ठीक है क्या, ये तीनों फॉर्मूले क्लियर है क्या, इसको एकदम पकड़ के चलना तुम, हाँ या ना फटाफट बोलो। अच्छा पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला वैसे और होता है, बता दूं क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट, क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, ये एक फॉर्मूला होता है,
चलेगा क्या? अब मैं तुमको इसके बाद एक दो क्वेश्चन दूंगा, इसका लॉजिक मैं भी तुमको बता दूंगा, डिस्कस कर लेंगे अपन। चेंज इन प्रॉफिट अपन चेंज इन सेल्स इनटू 100 का भी बस लिख के रख लो, ठीक है? हेलो, आर यू ऑल देयर? आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस 50 35, कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। चलो दो, यही दो निकालो। हो गया, एक एक करके पूरे करा रहा हूं। पहला क्या बोला है? वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो निकालो। क्या निकालो? वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, 35 अपॉन 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 70%। बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, अगर इसके साथ पीवी रेशियो पूछता तो कितना बोलते? 30% क्या हो जाता तुम्हारा पीवी रेशियो। कोई डाउट है क्या इसमें? हाँ ना बोलो। अब दूसरे वाले को देखो, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 80, प्रॉफिट कितना है? 20, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 15। 50 माइनस 35 कितना है? 15। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 15। और नंबर ऑफ यूनिट्स 1 लाख कितना है टोटल कंट्रीब्यूशन? तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कैसे आएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 15 करो, कितना आएगा? 66,000। 6,000। समझ गए ना कितनों का आ गया था ये? और ऐसे ही किया था। हाँ, मैं वही तेरे को बोला, जबरदस्ती क्यों? तीसरा क्या है? अच्छा, दो ही था। बेटा ये समझ आया सबको? 2 मिनट यहां रुक जाओ ना। अगर आप साधारण तरीके से नहीं, गोल गोल घूम के करोगे ना, और मैं तुम लोग को बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं इस चैप्टर के लिए खासकर, अगर अपना पूरा दिमाग लगाए बिना यहां वहां अचर पचर आधा करके तूने कैसे किया मैंने कैसे किया ये किया करोगे, जिंदगी में ये चैप्टर नहीं सीख पाओगे। बताने जाओगे तो खुद घूम जाओगे। क्योंकि क्या होगा, बहुत साधारण सी बात बता रहा हूं, मान के चलो प्रशंसा किसी और तरीके से कर रही है, ये किसी और तरीके से कर रही है, इसने अपना कंप्लीट कर लिया, इसने उससे पूछा कि तू कैसे कर रही है, उसने कोई और तरीका उसको बता दिया, तो ये सही कर रही थी, आधे में छोड़ देगी, बोले लेकिन मैंने तो ऐसे किया ही नहीं, मैं तो ऐसे कर रही थी। जैसे अभी तुमको पहले वाले का एग्जांपल देता हूं मैंने तुमको मैंने कैसे बताया, पहले पीवी रेशियो निकाल लो, 50 माइनस 35 क्या कर लो? 15। मैंने वैसे क्यों बताया? ताकि पीवी रेशियो की प्रैक्टिस भी हो जाए। बात समझ में? 50 माइनस 35 क्या कर लो? 15। कंट्रीब्यूशन आ गया, बोलो हाँ। अब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, यानी 15 अपॉन 50 इंटू 100 क्या आ जाएगा? पीवी रेशियो। क्या आ जाएगा? पीवी रेशियो। नहीं आई बात समझ में? पीवी रेशियो माइनस किया 100 में से, 30 में से माइनस किया 100, तो कितना आ गया? 70%। 70% क्या आ गया? वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। क्या आ गया? वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। वहीं किसी और बच्चे ने कैसे किया? सीधे 35 अपॉन 50 इंटू 100 कितना आ गया तुम्हारा? 70%। तो बाकी कितना निकाल लिया? 30। अब यहां से कान पकड़ो, चाहे वहां से बात एक ही है।
पर लेकिन वहां से कान पकड़ते पकड़ते आधे में कोई तुमको यहाँ का कान बता देगा, तुम भूल जाओगे, बोले पता नहीं क्या कर रहा है ये आदमी। तो इसलिए पहले पूरा करें और फिर मेरे को समझाने का मौका दें, उसके बाद ना बने तो बोलें। क्या बात समझ में आ रही है? दिस होल चैप्टर इज ओनली अबाउट प्रैक्टिस बेटा, नथिंग एल्स। नहीं आई क्या आई बात समझ में? आ गई? दोनों आंसर आ गए? करो फिर मैं अगला दूंगा। हो गया? मैं इतनी देर जो बोला वो चला तेरे दिमाग में? क्या चला? कि यहां वहां का नहीं सुनना है, जो तेरे साथ सबसे बड़ी तकलीफ है। बात समझ में आ रही है? तू अगर वो कुछ और सोच के बोल रही है, तू कुछ और सोच रही है, क्यों आपस में तुम लोग को डिस्कस करके करना है? पहले पूरा, मैंने उस समय भी देखो बोल रहा पहले पूरा कर लो या बाकी लोगों को कर लेने दो। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आपको बन रहा है तो आप बाजू वाले को ना बताएं, बताने के चक्कर में आप उसको और बिगाड़ देंगे, खुद बिगड़ जाएंगे। सो अलग, उसने कुछ और बात बता दी तो इससे अच्छा है करे बेटा, मेरे पास आए, मैं बताऊंगा ना पूरा आखिरी में। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, करो। मुझे लगा था मैं नेक्स्ट टॉपिक चालू कर दूंगा, कोई बात नहीं। फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट कितना है? प्रॉफिट कितना है? तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1,00,000। सेलिंग प्राइस कितनी है? 50। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 35। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 15। अब कॉमन सेंस होना चाहिए कि एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 15। पर यूनिट में हम कितना कमा रहे हैं? 15। और टोटल में हमने कितना कमा लिया है? 1,00,000। 1,00,000 टोटल कंट्रीब्यूशन है और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है? 15। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने आ जाएंगे? 1,00,000 डिवाइडेड बाय 15। एक यूनिट से कितने बच रहे हैं? 15। एक यूनिट से कितने बच रहे हैं? मैंने पता नहीं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे और टोटल में बच गए 1,00,000। टोटल में कितने बच गए? 1,00,000। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे? 1,00,000 डिवाइडेड बाय 15। नहीं आई क्या आई बात समझ में? और साधारण सुनना है, एक यूनिट से बचे 15, 1,00,000 यूनिट बचे हैं तो कितने यूनिट से बचे होंगे? ये यहां जाएगा, 1,00,000 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। हाँ बेटा, मैं एसपी सेलिंग प्राइस लिखा है पर यूनिट। अब मुझे बता, टोटल सेल्स 50 रुपए हो सकती है कि एक यूनिट की सेल 50 रुपए होगी? एक ही यूनिट की होगी ना। वेरिएबल अगर 50 रुपए एक यूनिट की प्राइस है तो 15 रुपए 35 रुपए मैंने बोला है, तो ये सब पर यूनिट ही है ना बेटा। आपको कॉमन सेंस फिगर देख के भी तो समझना पड़ेगा। अगर मैं 50 लाख बोलूं तो वो पर यूनिट नहीं हो सकता, 50 रुपए बोलूं तो पर यूनिट ही होगा। टोटल सेल्स दुनिया की 50 रुपए होगी क्या बिजनेस की? और 1,00,000 रुपए का 20,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? तो आपको सोचना पड़ेगा ना, 50 माइनस 35 ये सब क्या दिया हुआ है? पर यूनिट दिया हुआ है। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आई बात समझ में? चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हम करके दिखाएंगे। पेन नहीं चल रहा, एक सेकंड रुकना। एक बार रीड कर दे रहा हूं। कैलकुलेट सेल्स इफ प्रॉफिट इज 20,000 मोर देन फिक्स कॉस्ट विच इज 1,30,000, यानी 1,30,000 फिक्स कॉस्ट दी हुई है मैंने, ठीक है क्या? एंड प्रॉफिट इज 20,000 मोर देन फिक्स कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 10 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 6। साफ साफ बोलिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 10 एंड 6। क्या बात समझ में आ रही है? आपको निकाल के दिखाना है मुझे क्या? सेल्स।